हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टिगत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है, जिसमें किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में और हाउ टू चेंज इन कंसंट्रेशन, उसकी कंसंट्रेशन में किस प्रकार से चेंजिंग होती है, रिएक्शंस जो वेरी फास्ट आर्डर के होते हैं उनका डिटर्मिनेशन, जो रिएक्शंस बहुत ही स्लो मोड में होते हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कुछ रिएक्शन बहुत ही मॉडरेट होते हैं उनके बारे में भी इस पूरे टॉपिक में देखा जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों और यूपी बोर्ड के लिए हों, उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और कोशिश किया गया है कि पूरी बातों को उसमें बिल्कुल सिंपल वे में रखा जाए ताकि किसी भी बोर्ड के यदि स्टूडेंट हों तो उनको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो, इस दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनकी काइनेटिक्स क्या है, उनकी गति क्या है, उनकी स्पीड क्या है, रिएक्शंस फास्ट है, रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन बहुत ही मॉडरेट है। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाया गया है वीडियो, और कोशिश की जाएगी कि इसमें बच्चे जो स्टार्टिंग पॉइंट से सीख रहे हैं उनको भी पूरी मदद मिलेगी, और जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ही वीडियो बनेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट होता है तो प्रोडक्ट में ज़रूर चेंज होता है, और रिएक्शन के दौरान यदि रिएक्टेंट आपको दिखाया गया है आर से यहाँ पे रिएक्टेंट आपका चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, मीन्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उस केस में इनिशियल अमाउंट जो रिएक्टेंट की होगी वो मैक्सिमम होगा, मीन्स जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमने लिया है वो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका मैक्सिमम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसमें मिनिमम होगा। तो इसके रेट में किस प्रकार की चेंजिंग होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समय के साथ यदि किसी भी अमाउंट की डिक्रीज करती है, समय यदि बढ़ रहा है और अमाउंट डिक्रीज कर रही है तो उसमें हम लोग माइनस यूज करते हैं, माइनस सिंबल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि समय तो बढ़ रहा है लेकिन रिएक्टेंट की अमाउंट, अभिकारक की अमाउंट जो है घट रही है, इसलिए इसको माइनस साइन से दिखाया जाएगा। सिमिलरली प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आपका समय के साथ बढ़ रहा है और समय के साथ बढ़ने के साथ साथ उसके रेट इन जो चेंज होगा, चेंज इन रेट विथ रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, वो आपका पॉजिटिव दिखाया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। सिंपल वे में यदि समझा जाए, कोई भी रिएक्टेंट यदि है, कोई भी अभिकारक यदि है, रिएक्शन में यदि वो पार्टिसिपेट करता है तो उसका कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा। तो समय बढ़ने के साथ यदि कंसंट्रेशन घट रहा है तो वहाँ पे हम लोग माइनस सिंबल यूज करते हैं, माइनस साइन वहाँ पे यूज करेंगे। और समय के साथ यदि कोई भी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो उस केस में हम लोग उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया d/dt इंटू पी मीन्स प्रोडक्ट। यहाँ पे d/dt मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्लस d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना डिक्रीज करेगा उतना ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज करेगा। तो चूँकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग माइनस साइन से दिखा रहे हैं। और समय के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव साइन से दिखाया गया है। मीन्स माइनस d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू प्लस d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पूछा जाता है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूनिट, रिएक्शन की यूनिट होती है। रिएक्शन की यूनिट के रेफरेंस में हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है, जिसमें इस बार को हम लोग सीखेंगे कि जो यूनिट होती है वो यूनिट डिपेंड करती है मोल पे, मोल, लीटर और सेकेंड इनवर्स। मीन्स जैसे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रही है
और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग हो रही है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यूनिट इक्वल टू मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकेंड इनवर्स। ये इस रिएक्शन की सहायता से किसी भी रिएक्शन की हम लोग यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूनिट से क्वेश्चन आपके बहुत ही पूछे जाते हैं। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो फार्मूला आपको बताया गया है, इससे किसी भी रिएक्शन की यूनिट को आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। सपोज करो आपको n = 0 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n = हम लोग 0 पुट करेंगे, और जब n = हम लोग 0 पुट करेंगे तो यूनिट आपकी हो जाएगी यूनिट इक्वल टू मोल की पावर 1 - 0, लीटर की पावर 0 - 1 एंड सेकेंड की पावर -1। तो इस तरह से हमारी यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, दैट इज मोल पर लीटर एंड पर सेकेंड। तो हमारे जीरो ऑर्डर की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस तरह से किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की यूनिट को हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू आसानी से पुट करने के पश्चात। सपोज करो इफ़ n = 1 में पुट करता हूँ, n = 1, देन ऑर्डर विल बी या यूनिट विल बी मोल की पावर 1 - 1 एंड लीटर की पावर 1 - 1 एंड सेकेंड की पावर -1, दैट इज मोल की पावर 0 एंड लीटर की पावर 0 एंड सेकेंड की पावर -1, दैट इज मोल की पावर 0। किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 1 इंटू लीटर की पावर 0, 1 इंटू सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसकी यूनिट आपको मिल गई सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से रिएक्शन यदि कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो इसको हम लोग कहते हैं इसकी यूनिट होगी सेकेंड इनवर्स। ये हमेशा आपको जानना पड़ेगा। तो यूनिट का मेजरमेंट हम लोग इस फार्मूले से, चाहे वो ऑर्डर आपका इंटीजर फार्म में हो, चाहे फ्रैक्शनल फार्म में हो, चाहे डेसिमल फार्म में हो, यहाँ पे n की वैल्यू को आसानी से पुट करके किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चीज़ें हमको जानना जरूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। हिंदी मीडियम के बच्चे जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मीन्स कोटि और आणविकता जिसको हम लोग कहते हैं, इसको ध्यान में देखते हैं कि कोटि और आणविकता क्या होती है, या जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक प्रायोगिक डाटा है, जिसको हम लोग बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रयोग के नहीं कैलकुलेट कर सकते। मॉलिक्यूलरिटी आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे एक क्लास में बच्चे यदि बैठे हुए हैं, सपोज करो क्लास में 50 बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर यहाँ पे यदि कोई पढ़ा रहा है, तो उस क्लास में बच्चे तो 50 हैं, दैट इज योर मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन टीचर जो लेक्चर दे रहा है उसकी बात कितनी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो कितने बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसका मेजरमेंट एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ये तो टेस्ट लेने के बाद ही पता चलेगा कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है या कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रायोगिक डाटा है, और इसके लिए हम लोग क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम लेंगे, और एग्ज़ाम लेने के पश्चात जो बच्चे अच्छे से नंबर पाएंगे दैट इज योर, वो सक्सेस होंगे। जो बच्चे अच्छे नहीं पाएंगे वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी आपकी एक हमेशा होल नंबर होती है। जैसे क्लास में बच्चे 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे आपके 50 हैं। टीचर ने कोई थ्योरी आपको एक्सप्लेन किया, सपोज करो 4 थ्योरी इसने एक्सप्लेन किया टीचर ने, किसी बच्चे को 3 समझ में आई, किसी को 2 समझ में आया, किसी का 1 समझ में, किसी को 1 and 0.5 समझ में आ गया, किसी को 2.5 समझ में आया। ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, कोटि रिएक्शन है। तो जो कोटि है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपकी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, होल नंबर भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है। ये डिफरेंस है। और मॉलिक्यूलरिटी को किसी भी रिएक्शन में हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी रिएक्टेंट है, यदि वो प्रोडक्ट में चेंज होता है तो समय के साथ साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, और समय के साथ साथ
प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। मीन्स यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसके चेंज इन रेट को हम लोग माइनस से दिखाएंगे। मीन्स -d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, और प्रोडक्ट मीन्स प्लस d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस तरह से तमाम प्रकार के रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शंस जो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन मॉडरेट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत ही स्लो मोड में होते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में जो लोहे में जंग लगता है, इतना आसानी से नहीं लगता है, उसके लगने के लिए कई दिन की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो वो भी आपका क्या है, बिल्कुल स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा गया वेरी फास्ट रिएक्शन में, वेरी फास्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। मीन्स Ag और Cl एक साथ इसकी बॉन्डिंग होगी और NaNO3 की बॉन्डिंग एक साथ होगी, जिसको हम लोग कहते हैं चिली साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट भी कहते हैं और चिली साल्ट पीटर। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और इसमें AgCl आपका प्रेसिपिटेट हुआ है और रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। तो फास्ट रिएक्शन यदि आपको एग्जाम्पल में पूछा जा रहा है तो इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। Ag सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कॉमन साल्ट से NaCl से कराते हैं हम लोग, तो AgCl प्लस NaNO3 में आपका कन्वर्ट हो जाता है, प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन। सिमिलरली एसिड का रिएक्शन यदि हम लोग कराते हैं HCl, एसिड HCl का रिएक्शन प्लस NaOH से कराते हैं, तो हमारा NaCl प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये एसिड है और ये बेस है और ये आपका साल्ट प्लस वाटर, मीन्स एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। दिस इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें सब न्यूट्रल बनना है, एसिड और बेस आपस में कंबाइन होकर न्यूट्रल फॉर्म में हो रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे जो मॉडरेट रिएक्शन है, जो कि ना तो बहुत फास्ट है ना तो बहुत स्लो है। मॉडरेट रिएक्शन 2H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड आफ्टर ब्रेकिंग गिव्स 2H2O प्लस O2, 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर है जिसमें O के बीच में पेरोक्साइड लिंकेज, जिसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं, मीन्स O यदि सिंगल बॉन्ड बनाता है इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। और यहाँ पे H और H इस तरह से बॉन्डिंग हुई, इसको हम लोग ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओपन बुक लाइक इसका स्ट्रक्चर है। सिमिलरली आपका CH3COO C2H5 प्लस NaOH, ये आपको देता है CH3COONa प्लस C2H5OH, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल। शुगर का रिएक्शन यदि हम लोग कराते हैं वाटर से, शुगर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मीन्स C12H22O11 प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये आपका मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, मीन्स C पे डबल बॉन्ड यहाँ पे O और एक तरफ H लगा हो तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पे यदि C के साथ दोनों तरफ कार्बन लगा हो तो इसको हम लोग कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। सिमिलरली वेरी स्लो रिएक्शन में हम लोग देखेंगे वेरी स्लो रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन में जंग लगना है, रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स Fe2O3 प्लस XH2, X molecules of the X moles of the water to gives Fe2O3 into X water, मीन्स इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसी को हम लोग कहते हैं रस्ट का ही फार्मूला है। तो रस्ट के फार्मूला को आप लोग बढ़िया तरह से अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। मीन्स हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 इंटू X वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली CO प्लस H2, CO प्लस 2H2 एट रूम टेम्परेचर पे आपका मेथेनॉल है, ये आपका मेथेनॉल का फार्मूला है, CH3OH मेथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोग तैयार किए गए, बाई हैंड नोट्स बनाया गया है और इसके लिए काफ़ी मेहनत किया गया है ताकि बच्चों को आसानी से नोट्स अवेलेबल हो सके। सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन में A आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A है,
ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। व्हेन टाइम टी इक्वल टू जीरो, जब टाइम आपका टी इक्वल टू जीरो रहा होगा उसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अभिकारक का सांद्रता जो होता है वो मैक्सिमम रही होगी, और वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ए से, स्मॉल ए से दिखाते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यदि मैक्सिमम है उस समय प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, मीन्स प्रोडक्ट आपका जीरो रहा होगा। आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के पश्चात जब रिएक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में जितना डिक्रीज करेगा वही प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो रिएक्टेंट में से मैंने यहाँ पे x को माइनस किया, a माइनस एक्स हुआ, और जितना इसमें से डिक्रीज करेगा, जितना इसमें से घटेगा वही आपका प्रोडक्ट बनेगा, आपका x बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को रेट कैसे हम लोग लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम या इन सेकेंड, चेंज इन टाइम इन सेकेंड। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम इन सेकेंड। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रहा है, मीन्स डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट ही घट रहा है, इसीलिए इसके रेट को हम लोग माइनस से दिखाए थे। समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिएक्टेंट की अमाउंट आपकी डिक्रीज कर रही है, इसलिए इसके कंसंट्रेशन को हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ दिखाया गया है। इन द सेम मैनर आपका टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे आपके प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो पे था, मीन्स ओरिजिन पे था। जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, और एक ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। तो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट समय के साथ आपका डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट समय के साथ आपका इंक्रीज कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ इंक्रीजेज इन द टाइम। द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए रिएक्टेंट इक्वल टू कितना हो जाए, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, एंड रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द प्रोडक्ट विल बी प्लस डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे फिर बताया गया यूनिट ऑफ द रिएक्शन आपको फिर से रिवाइज किया जा रहा है। यूनिट ऑफ द रिएक्शन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन के पावर एन। एन आपका आर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये आर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0, 1, 2, 3, फ्रैक्शनल 1.5, 2.5, 3.5 कुछ भी हो सकता है, मीन्स फ्रैक्शनल भी हो सकता है और आपका होल नंबर भी हो सकता है। वेयर एन इक्वल टू आर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए डी एक्स अपॉन इस कंसंट्रेशन के पावर एन को हम लोग इधर लाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल रूप में है और इधर हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन रूप में हो जाएगा। मीन्स डी एक्स के अपॉन कंसंट्रेशन के पावर एन इक्वल टू के इंटू डी टी। डी एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन। तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन भी तो कंसंट्रेशन हुआ, कंसंट्रेशन की पावर इसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे अपॉन कंसंट्रेशन के पावर n इक्वल टू के डी टी, के इंटू डी टी। और इसको इस फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं कंसंट्रेशन के पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन के पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस n से माइनस n हो जाएगा, इक्वल टू के इंटू डी टी। और के इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर -1 अपॉन डी टी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, या के इक्वल टू कंसंट्रेशन, जब बेस सेम होते हैं तो इसकी पावर को हम लोग यदि प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। यहाँ 1 माइनस एन है, दैट इज के इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन डी टी। और के इक्वल टू अब इस फार्मूले में हम लोग देखेंगे जो कंसंट्रेशन हमारा किस में होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन है, तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस 1 लिखेंगे अपॉन डी टी, मतलब समय को हम लोग किस में दिखाएंगे, सेकेंड में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है, जो CUET एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आपका टॉपिक है, और एकेडमिक बच्चों के लिए तो समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीन्स के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस एन, लीटर के पावर n माइनस 1, सेकेंड के पावर -1। ये आपके रिएक्शन का डेरिवेशन बताया गया। डेरिवेशन कहाँ से इसको डेरिवेट किया गया, इसको डायरेक्ट कहाँ से लाया गया है, तो सबसे पहले इसका डेरिवेशन हम लोगों ने देखा, पूरी तरह से समझा, और यहाँ से फार्मूला आपका जनरेट हुआ के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस 1, लीटर के पावर n माइनस 1, सेकेंड के पावर -1। यहाँ पे
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ भी हो सकता है। तो इस फार्मूले में n की वैल्यू यदि हम लोग पुट करके किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n = 0 होगा। अभी वैल्यू हमने पुट किया था और पुट करने के पश्चात क्या मिला था, मोल पर लीटर पर सेकंड, K = मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होगी। और इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट का हम लोग देखा था, क्या मिला था हमको, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर की यूनिट को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो ये आपका फार्मूला जनरेट हुआ, मोल के पावर 1-1, लीटर के पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फार्मूले बहुत ही अच्छे आपके नोट्स बनाए गए, पूरी तरह से डेरिवेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले भी सकते हैं। तो इस तरह से देखा K = सेकेंड इनवर्स आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होगी। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी रेडियो एक्टिव घटनाएं होते हैं, जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा जो रेज निकलती हैं, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होने के लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है, n/p greater than 1.5, n/p greater than 1.5। यदि n/p की वैल्यू ग्रेटर देन 1.5 हो गई तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। मीन्स उसमें से स्वतः ही अल्फ़ा बीटा गामा किरण निकल सकती है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हमारे देखने को मिलते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब न्यूमेरिकल पे हम लोग चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पूछे भी जाते हैं। न्यूमेरिकल में दिखा गया फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। मीन्स हाबर प्रोसेस से अमोनिया का फार्मेशन हो रहा है और इसमें आपका कैटलिस्ट और प्रमोटर्स दोनों यूज हो रहे हैं। दोनों को हमको जानना होगा। तो आयरन इसमें कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और मोलिब्डेनम आपका प्रमोटर्स की तरह काम कर रहा है। इस चीज़ को हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आयरन आपका कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और मोलिब्डेनम आपका प्रमोटर्स की तरह काम कर रहा है। और चूँकि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है, हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है, तो N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इफ़, अब देखो यहाँ पे N2 आपका क्या रिएक्टेंट है, H2 भी आपका रिएक्टेंट है और NH3 आपका प्रोडक्ट है। मीन्स रेट N2 का भी निगेटिव होगा, H2 का भी निगेटिव होगा और NH3 का आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। NH3 तो आपका प्रोडक्ट है, तो इसके रेट को हम लोग क्या लिखाएंगे, प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। N2 और H2 ये दोनों आपके रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन है। रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन होने के कारण इनके रेट को हम लोग निगेटिव से दिखाएंगे। दूसरी चीज़, जो चेंज इन कंसनट्रेशन है, जिसको हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज इन कंसनट्रेशन, क्या चेंजिंग हो रही है उसमें। यदि किसी भी मोल का मल्टीपल है, तो मल्टीपल यदि होता है तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेजते हैं। मीन्स यदि 3 है तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 यदि रहेगा तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले N2 का हम लोग लिखते हैं। तो इफ़ del/del NH3 = 2 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। द वैल्यू ऑफ -del/del × H2 का चेंज इन कंसनट्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। इस कंसनट्रेशन में हमको दिया गया है कि del/del NH3 आपको दिया गया है। अब पूछा जा रहा है आपका del/del × H2। तो जितना कंसनट्रेशन नाइट्रोजन में डिक्रीज होगा और जितना कंसनट्रेशन डिक्रीज होगा हाइड्रोजन में, उतना ही कंसनट्रेशन बनेगा किसका, अमोनिया का। मीन्स रेट ऑफ N2 = रेट ऑफ H2 = रेट ऑफ NH3। तो तीनों लोगों में से यदि किसी का भी यदि गिवन है तो हम लोग किसी दो का कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। तो N2 + 3H2 = 2NH3, तो गिव्स 3 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे NH3 मीन्स 2 × 10⁻⁻4 और आपका H2 पूछ रहा है, तो पहले रेट लिखेंगे। मीन्स d/dt = N2 d/dt × N2 = -1/3 d/dt N2 H2 = +1/2 d/dt × कंसनट्रेशन ऑफ NH3। तो NH3 का आपको गिवन है और H2 का आपसे पूछ रहा है, तो इस रिलेशन को हम लोग लेंगे, मीन्स सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन को।
सेकेंड एंड थर्ड रिलेशन को लेकर के d/dt NH3 का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स d/dt इंटू H2 तो निकालना है तो ए माइनस भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, इस साइड आएगा तो हो जाएगा -3 आपका यहाँ डिनोमिनेटर में है तो चला जाएगा न्यूमरेटर में, मीन्स 3/2 हो जाएगा। 3/2 अब देखो तो यहाँ पे यदि हम लोग माइनस को यहाँ रखते तो ए माइनस इधर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3/2 इंटू d/dt NH3 का आपको दिया गया ऑलरेडी 2 × 10⁴ 2 × 10⁻⁴। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर मिल जाएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर पर सेकेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। इसी तरह से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने की किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यदि 3 लोग दिएंगे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, सबके कंसंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं, रेट इन चेंज रेट को लिखते हैं और रेट लिखने के पश्चात देखते हैं कि किसका गिवन है, उस हिसाब से कंपेरिजन कर लेते हैं और कंपेरिजन करके किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो अननोन आपको हो। फिर सेकेंड रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ए गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A एट इक्विलिब्रियम टू गिव्स 4B + C इज carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 × 10⁻³ mole per liter in 10 seconds. The rate of the appearance of B, यहाँ पे appearance और disappearance 2 वर्ड यूज करेंगे। तो A यदि जो घटता है उसको हम लोग डिसअपियर कहते हैं और जो बनता है उसको हम लोग अपीयरेंस कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिए आप लोग। जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज करता है, इसलिए इसको हम लोग डिसअपियर कहेंगे। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ता है और समय के साथ ये अपीयर होता है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अपीयरेंस। इस लैंग्वेज का आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पूछ रहा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, मीन्स बी आपको कहाँ पे है, प्रोडक्ट में। तो देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंक्रीजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर अपॉन 10। इसको कैलकुलेट कर 10 आपका डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जाएगा तो 10⁻⁻1 10⁻³ और 10⁻⁻1 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये न्यूमेरिकल है। 3A इफ 3A चेंज टू 2B, ये आपका रिएक्टेंट आपका 2B में कन्वर्ट हो रहा है। देन द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्लस d/dt इंटू B इज इक्वल टू, ये आपको पूछा जा रहा है। तो 3A चेंज टू 2B मीन्स रिएक्टेंट आपका ये है और आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट का रेट होगा -1/3 d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू +1/2 d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये आपसे B आपसे पूछा जा रहा है। d/dt इंटू B कितना हो जाएगा, तो -2 इधर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर करेंगे -2/3 d/dt इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। तो इस तरह से बहुत ही इजी वे में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके साथ बनाया जा रहा है। अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ए गैसियस रिएक्शंस A2 कन्वर्ट टू B + ½ Cl इंटू C इंटू G, so increases in pressure from 100 नैनोमीटर to 120 नैनोमीटर इन 5 मिनट्स। समय आपको दिया गया है 5 मिनट्स। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 इज, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A2 आपको पूछा जा रहा है, मीन्स A2 आपको कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B + ½ C। तो यदि स्टार्टिंग में जब टाइम t = 0 रहा होगा तो 100 रहा होगा। अब चूँकि यहाँ पे सारे गैसियस रिएक्शन हैं, तो गैसियस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन के स्थान पे प्रेशर यूज करेंगे। अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। यदि गैसियस रिएक्शन होगा तो गैसियस रिएक्शन में हम लोग कंसंट्रेशन के स्थान पे प्रेशर वर्ड यूज करते हैं। तो A2 गिव्स B + ½ C, तो ये आपके रिएक्टेंट आपका जब टाइम t = 0 रहा होगा तो 100 रहा होगा, 100%। तो ये आपका क्या होगा, 0 रहा होगा। कुछ समय के पश्चात जब इसके कंसंट्रेशन में प्रेशर इसका कम हुआ होगा, क्यों, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट फॉर्म में जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म में जाएगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, रिएक्टेंट की अमाउंट घटेगी। रिएक्टेंट की अमाउंट यदि घटता है तो उसका प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। और प्रेशर कितना हो गया, 100 - P। तो 100 - P होगा तो ये आपका B कितना बना, P बना। और यहाँ पे ½ है तो ½ P/2 हो जाएगा।
एट इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर कितना होगा 100 माइनस पी प्लस पी बाई 2 और पी यहाँ पे कैंसिल हो गया, पी और पी यहाँ पे आपका कैंसिल हो गया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका टोटल कंसनट्रेशन दिया गया 120 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 प्लस पी बाई 2 इक्वल टू 120 आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में गिवन है। मीन्स पी बाई 2 इक्वल टू 120 माइनस 100 या पी बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे 20, पी इक्वल टू आपका 40। तो पी इक्वल टू आपका 40 नैनोमीटर, पी इक्वल टू 40 नैनोमीटर मीन्स माइनस डी अपॉन डी टी प्रेशर ऑफ A2 इक्वल टू 40/5 मीन्स 8 mm/मिनट। ये आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो। डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बच्चों के लिए समझने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में किसी भी कंसंट्रेशन आपको जो रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है उसके पावर जितना होगा वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। वो पावर आपका होल नंबर भी हो सकता है और वो आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है। इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। मॉलिक्युलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, दैट इज योर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इसमें जो डिफरेंस हम लोग देखेंगे, जो मॉलिक्युलरिटी है आपकी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, मॉलिक्युलरिटी आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू है और आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मीन्स इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड आपका यूनिट है कैन नाइदर भी जीरो नॉर फ्रैक्शनल, न तो ये जीरो हो सकता है न तो फ्रैक्शनल हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी आपकी जीरो नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी आपकी जीरो और फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, जीरो हो सकता है और कोई भी इंटीजर भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी हैज होल नंबर वैल्यू दैट इज 1 2 3। मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर में होती है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में है नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इस तरह से जो 5 डिफरेंस दिए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स लिख भी सकते हैं, ठीक ना। और अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे सीडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो देखने में तो सेकंड ऑर्डर का हो लेकिन एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर का हो, ऐसे रिएक्शन को सीडो यूनिमॉलिक्यूलर या सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। Pseudo unimolecular reactions whose actual order is different from that of the expected using rate law expression. Rate law expression is called the pseudo order reaction. जैसे यहाँ पे दिखाया गया, pseudo order reaction करने की जो आपकी ट्रिक है वो हमेशा एस्टर का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो आपके 2-4 ही आपके कॉमन एग्जाम्पल हैं जिसको आपको याद करने में आसानी होगी। वाटर मस्ट भी प्रेजेंट होगा pseudo order रिएक्शन में। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, मीन्स RCOOR प्लस H2 गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल। एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स। देखने में तो सेकंड ऑर्डर का लग रहा है लेकिन है ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू के, रेट आपका डिपेंड करता है केवल एस्टर के कंसनट्रेशन पे, इसलिए एक्चुअल में रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है। सेकेंड हम लोग देखते हैं 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2 CH3CO C2H5 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एसिड प्लस एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द एस्टर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर C12H22 O11 इस शुगर का फार्मूला आफ्टर हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेकेंड एग्जाम्पल आपका होगा 2H2O2 प्लेटिनम के प्रेजेंस में 2H2O प्लस O2, इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। नेक्स्ट ऑर्डर हम लोग देखते हैं इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। रिएक्शन व्हिच रेट इज नॉट अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन आर इन एनी व्हिच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विद द टाइम आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मीन्स रिएक्शन के कंसंट्रेशन में चेंज ही ना हो, किसी प्रकार की यदि चेंजिंग नहीं होती तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर के रिएक्शन कहते हैं।
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज ही ना हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऐसा एग्जांपल आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसका एग्जांपल H2 + Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में 2HCl आपको प्रोवाइड कराता है। डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन द गोल्ड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस, इट इज आल्सो ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड ब्रोमीन इज आल्सो ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इक्वल टू कितना होगा, x/T। यहाँ पे देगा T हाफ मीन्स वह समय जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाता है। T हाफ या हाफ लाइफ टाइम इसको कहते हैं। T हाफ इक्वल टू A/2 के होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अटेंशन प्लीज, दैट इज T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। इस रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और K इक्वल टू कितना, मोल अपॉन लीटर सेकंड, ये आपकी यूनिट ऑलरेडी बताई जा चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स H2O + हाफ O2, H2O + हाफ O2। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, सभी जितने भी रेडियो एक्टिव इंटीग्रेशन होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, सब फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इफ देयर इज नो चेंज इन द बर्थ रेट और द डेथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इफ देयर इज नो चेंज इन बर्थ रेट और द डेथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियल कल्चर अंटिल द न्यूट्रिएंट्स आर द एग्जॉस्टेड। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, CH3COO C2H5 प्लस वाटर गिव्स CH3OH, CH3COOH प्लस आपका एल्कोहल, मीन्स एस्टर प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस एल्कोहल। ये ऑर्डर आपका फर्स्ट है। तो रेट इक्वल टू कितना होगा, K इंटू रिएक्टेंट ऑफ द एस्टर। 2N2O5 डिकम्पोजर गिव्स 4NO2 + O2, 2Cl2O7 गिव्स 2Cl2 + 7O2। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट, ये जो रेट ऑफ द रिएक्शन आपको जो डेरिवेशन से लाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन भी हम लोग वीडियो में आगे ही देखेंगे। सबसे पहले इसमें न्यूमेरिकल पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग पॉसिबिलिटी इनको 100% मान सकते हैं ऐसे न्यूमेरिकल आने की संभावना। तो K इक्वल टू 2.303/T log/10 A/A-6। यहाँ पे A आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, A-6 कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम T है, 2.30 एक कांस्टेंट है, T आपका क्या है, टाइम है, K क्या आपका रेट कांस्टेंट है। हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन यदि होगा तो हाफ लाइफ पे उसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन था। हाफ लाइफ टाइम फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, बट हाफ लाइफ टाइम ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अटेंशन प्लीज, बार बार आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द, यहाँ पे T हाफ इक्वल टू जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम आपको दिखाया गया है। और हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू कितना होगा, 0.6930/K। ये आपका रेट कांस्टेंट है, T आपका हाफ लाइफ टाइम है, ये आपका न्यूमेरिक 0.6930। तो टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द nth ऑर्डर रिएक्शन, यदि nth ऑर्डर का रिएक्शन होगा तो उसके लिए कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, इस टाइम का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है। तो T1/N इक्वल टू 2.303/K log 1/1 - K इक्वल टू सेकेंड इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डिटरमाइंड बाय चेंज इन द टू कंसंट्रेशन टर्म इज सेड टू बी द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स एस्टर प्लस वाटर, H2O8 - 2 प्लस 2 आयोडाइड -2 गिव्स 2SO2 प्लस I2। कैलकुलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2A टू गिव्स प्रोडक्ट, आपका यदि सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन तो 2A से स्टार्ट करेंगे, गिव्स प्रोडक्ट, या A + B आपका प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे दिखाने के तरीके आपके दो हैं, या तो रिएक्टेंट का 2 मोल आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तब भी आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, या 2 रिएक्टेंट आपके मिलकर के सेकंड रिएक्शन दे रहे हैं तो भी आपका सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B आर द सेम, तो A + B गिव्स प्रोडक्ट,
इनिशियली टाइम टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम कंसनट्रेशन ए और रहा वो 0 होगा, तो के इक्वल टू कितना 1 अपॉन टाइम एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स होगा। और टी इक्वल टू यहाँ पर दिखाएगा टाइम टेकन इक्वल टू 1 अपॉन के एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। हाफ लाइफ टाइम फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम व्हेन टी इक्वल टू टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के, मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी हाफ लाइफ टाइम फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट, यूनिट के लिए तो हमने जो फार्मूला बताया उसमें एन की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपका ऑलरेडी यूनिट मिल जाएगी। मीन्स के इक्वल टू मोल के पावर 1 माइनस एन, मोल के पावर 1 माइनस 1 लीटर के पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ATM के पावर 1 माइनस 1 सेकेंड के पावर माइनस 1। nth ऑर्डर रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर यदि nth हो, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसीडर द रिएक्शन A चेंजिंग टू प्रोडक्ट B। KT इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन ए माइनस एक्स के पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए के पावर n माइनस 1। ये किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर के रिएक्शन की आपको दिया गया है nth ऑर्डर के लिए, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सत्य नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर को इसमें इग्नोर करना है, बाकी सबके लिए फिट बैठता है। तो टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन के n माइनस 1 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए के पावर n माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द गैसेस स्टेट, गैसेस स्टेट की यूनिट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अभी तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में देखा कि मोल के पावर 1 माइनस 1 लीटर के पावर n माइनस 1 सेकेंड के पावर माइनस 1। गैसेस टर्म में जीरो ऑर्डर के लिए ATM मीन्स कंसंट्रेशन आर एक्सप्रेशन द प्रेशर। तो यदि गैसेस स्टेट में रिएक्शन है उस समय हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, तो प्रेशर के टर्म में देखते हैं। तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा ATM सेकंड इनवर्स होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन आपका हो जाएगा ATM इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर के लिए हो जाएगा ATM के पावर -2 सेकंड के पावर -1। ये प्लॉटिंग जो ग्राफ की दिखाई गई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। प्लॉट फ्रॉम द इंटीग्रल रेट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्राफ लिखा गया। ग्राफ से क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम के बीच में खींचा गया है, तो ग्राफ आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ। फर्स्ट ऑर्डर में अब देखो जीरो ऑर्डर का जैसा ग्राफ था सेम मैनर में फर्स्ट ऑर्डर का भी ग्राफ है, वहाँ पे टी, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया लॉग ए, और फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन टर्म यूज किया गया था, यहाँ पे लॉग, क्योंकि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको लॉग की एंट्री हो जाती है, और लॉग ए से हम लोग पहचानेंगे कि रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का होगा, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ की प्लॉटिंग है, तो इसका मतलब कि वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर के रिएक्शन हम लोग देखते हैं, सेकंड ऑर्डर में देखते हैं 1 अपॉन ए वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, तो इस तरह से ग्राफ आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन के लिए यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर, यदि थर्ड रहेगा तो 1 अपॉन ए किसमें से डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स पावर यदि थर्ड का है तो यहाँ 1 अपॉन ए स्क्वायर, और यदि सेकंड का रहेगा तो 1 अपॉन ए के बीच में होगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन का ग्राफ प्लॉटिंग किया गया है, मीन्स कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में एक ग्राफ दिखाया गया है। सेकंड हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन मीन्स रेट इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन के पावर n। रेट इक्वल टू रेट और कंसंट्रेशन के बीच में यदि हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, और कंसंट्रेशन के और रेट के टर्म में यदि ग्राफ हमारा बिल्कुल पैरेलल जा रहा है कंसंट्रेशन के टर्म कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कंसंट्रेशन में चेंजिंग ना होना जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे सेकंड ग्राफ आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में, यहाँ आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, और रेट अपॉन कंसंट्रेशन के स्क्वायर, तो आपका सेकंड ऑर्डर का ऑलरेडी बता रहा है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और रेट इंटू कंसंट्रेशन के पावर 3 मीन्स थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, और थर्ड ऑर्डर के रिएक्शन में आपका इस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग होगी। और ग्राफ को हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन फर्स्ट ऑर्डर का, कौन सेकंड ऑर्डर का, कौन थर्ड ऑर्डर का है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ कंसंट्रेशन का पावर 2 रहेगा तो सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा, और कंसंट्रेशन का पावर 3 है तो आपका थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इस तरह से हमको ध्यान रखना है, और इस तरह से हम लोगों ने देखा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तमाम प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की आपका नोट्स है, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे दिखाया गया है, और इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट ये फार्मूला आपको दिखाया गया है कैलकुलेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और एकेडमिक के लिए सब लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट से यहाँ पे दिखाया गया है। और रदरफोर्ड शोज दैट आर द ट्रेजेक्ट्री अल्फा पार्टिकल, इसको दिखाया गया है।
और यहाँ पे बच्चों के लिए हाइब्रिडेशन बताया गया है। हाइब्रिडेशन में बॉन्डिंग दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और सारी चीज़ों को यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया है, हाइब्रिडेशंस और NH3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते रहेंगे। और काफ़ी हम इसके लिए आपको प्रयासरत हैं, बस आप लोगों को साथ की ज़रूरत है। बस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर डेंसिटी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों के यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्योंकि वीडियो को मैं जल्दी बनाऊंगा, ताकि जो बच्चे अभी शुरुआत से पढ़े हैं उनको भी इम्पोर्टेंट लगे, और जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। थर्मोडायनामिक्स का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, जो क्लास 11th के बच्चों के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग केवल बने रहिए और आपका सहयोग मिलता रहे। इस तरह से हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और हर चीज़ का सलूशन का इसमें निदान किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।